Estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross section। हम गिवन क्वांटिटी क्या है वो पहले राइट कर लेते हैं। तो हमें एक तो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एक तो 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, करंट आई है 1.5 एम्पियर। फिर assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron, density of the copper that is 9 × 10⁻³ kilogram per metric cube है, and atomic mass that is 63.5 AMU है। और 1 AMU इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 1 AMU को अपन 63.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है ना। 1 AMU की वैल्यू बेटा अपन जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, और 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चलो, तो यहाँ से अपन कह रहे कि टोटल मास अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अपने को फर्स्ट पूछा गया बेटा एस्टिमेट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा ड्रिफ्ट स्पीड को फाइंड करना। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हम कह रहे कि ड्रिफ्ट स्पीड अपने को पूछा गया और हमें एक रिलेशन पता है, करंट I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो वी डी है वो बेटा किसके इक्वल होगा, I अपॉन एन ई ए। बेटा I इक्वल्स टू आई वी डी इक्वल्स टू I अपॉन एन ई ए, ये अपने पास फॉर्मूला है। अभी देखो I पता है, E पता है, A पता है, हमें फाइंड एन करना बेटा। एन है नंबर डेंसिटी बेटा, ये अपने को फाइंड करना है। और नंबर डेंसिटी को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो अपने पास नंबर डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन बेटा वॉल्यूम, एन बाई वी के इक्वल होगा। और वी को अपन टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स के बराबर होगा। और कॉपर एटम्स को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसने कहा है assume that each copper atom contributes roughly one electron, बेटा वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बेटा डेंसिटी दिया हुआ है और मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, और नंबर ऑफ एटम्स को अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स पहले अपन फाइंड करें, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज एवोगैड्रो नंबर इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स बेटा। क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स को बेटा अपन लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी मास तो दिया हुआ नहीं है, हमें तो बेटा डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू बेटा वॉल्यूम, ये मास हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास बेटा। और हमें एन चाहिए, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमें एन बाई वी चाहिए, तो एन बाई वी को बेटा डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एन बाई वी अपने पास नंबर डेंसिटी है, और वो अपने को मिला ये एन बाई वी है, और उसको अपने लिखा रो एन ए अपॉन बेटा एम के इक्वल होगा। डेंसिटी क्वेश्चन में अपने को गिवन है 9 × 10⁻³ बेटा, 9 × 10⁻³ किलोग्राम, 9 × 10⁻³ किलोग्राम।
ये बेटा अपन कह रहे कि डेंसिटी गिवन है। अभी ये जो क्वेश्चन है बेटा, जो यू की जगह ये ग्राम में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यू बेटा आपने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, वो यू नहीं है, ये ग्राम है। इसको ग्राम लेके सॉल्व करना है। यू लेंगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। तो ये अपने पास 63 पॉइंट ग्राम है बेटा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में रो हो गया, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बेटा, तो इसको 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। वैसे 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। मास कितना बेटा, 63.5 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए -3 किलोग्राम रख दिया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपन कह रहे कि स्मॉल एन की वैल्यू है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8.5 इंटू 10⁻23 पर मीट्रिक क्यूब। ये नंबर डेंसिटी अपने को मिल गया। अभी अपन कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा फाइंड करना है। वी डी क्या फॉर्मूला अपने पास, आई अपॉन एन ई ए बेटा। आई की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, एन ऑलरेडी अपन ने फाइंड कर लिया, 8.5 इंटू 10⁻23। ई अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्वेश्चन में गिवन है 1 इंटू 10⁻−7 का। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1.1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका वैल्यू है। अभी अपन कह रहे कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। अभी हम बी पार्ट का फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे। और फर्स्ट ये कह रहा है कि थर्मल इसको कंपेयर करना, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। अभी थर्मल स्पीड को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो स्पीड इन टर्म्स ऑफ थर्मल स्पीड की अगर अपन बात करें तो वो आरएमएस स्पीड बेटा अपन लिख सकते हैं। और आरएमएस स्पीड को अपन लिखेंगे, या उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखो थोड़ा सा, इसको अपन मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जो उसकी स्पीड बेटा अपने को फाइंड करना, और स्पीड क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल के फॉर्म में अपन लिखे तो 3/2 के बी टी के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मुझे v फाइंड करना है तो v को अपन लिख सकते हैं √3 kBt अपॉन m के इक्वल। और यहाँ से बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो गया, 3 kb है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब अपने पढ़ा था 11th में, तो वहाँ पे हमने कहा था रियल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। और उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻−23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यू हमने रख दिया 1.38 इंटू 10⁻−23। टी बेटा अपन कह रहे हैं कि हम रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो टी को हमने 300 रख दिया। और मॉलिक्यूलर मास अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 63.5 इंटू 10⁻−3। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 3 kBt, टी बेटा 300 के इक्वल है, ठीक है, 300 केल्विन। और सॉरी, ये तो अपन कह रहे हमें यहाँ पर एक एटम का बेटा मास चाहिए। हमें यहाँ पर ये जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। टोटल अपन कह रहे कि एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, तो वन एटम का मास कितना होगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर लेते हैं। और एवोगैड्रो नंबर अपने पास होगा 6 इंटू 10⁻23। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये अपन कह रहे कि उसकी थर्मल स्पीड होगी 2 इंटू 10⁻2। देखो हमें ए पार्ट में मिला 1.1 मीटर पर सेकेंड। और जब अपने हाफ एम बी स्क्वायर, एम यहाँ पर एक एटम की स्पीड है, और हमें जो कैपिटल एम दिया हुआ है वो पूरा मॉलिक्यूल्स का मास है, एक मोल अपन कह रहे कि सब्सटेंस का मास है।
तो हम यहाँ पर सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन का मास है तो अपन इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे। ये मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने पूरा एटम ले लिया, हमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट चाहिए। तो डायरेक्टली बेटा अपन करें इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये अपन कह रहे कि मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, ये जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया। क्लियर बेटा? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और उसी को अपन सॉल्व कर रहे हैं। 9.1 इंटू 10⁻³ ये अपन कह रहे कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखा, और उसको सॉल्व जब हमने किया तो अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड मिलेगा, क्योंकि हमें ऑर्डर फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, सेकेंड में इसने कहा है स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अपन कह रहे कि हमें फाइंड करना बेटा कि ड्रिफ्ट कितना होगा। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर अपन देखें वी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा क्या होता है ई बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अपन कह रहे कि रिलैक्सेशन टाइम। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ई की वैल्यू बेटा वो अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रैंडम वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और वो वैल्यू अपन ने लिया बेटा एटलीस्ट 10⁻, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर अपन देखें जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, तो 10⁻, कुछ ऑर्डर का होगा बेटा, इसको अपन 10⁸ वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। और m बेटा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये बेटा अपन कह रहे कि किलोग्राम है। फिर टो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम की अगर अपन बात करें तो ये बेटा अपने पास कुछ मिली सेकेंड के फॉर्म में मिलेगा। अभी यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे नेक्स्ट एक और टर्म अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी को बेटा अपन म्यू से डिनोट करेंगे। एंड मोबिलिटी है क्या, तो हम ये कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं बेटा म्यू, मतलब इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन करें तो हम कहेंगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is called mobility। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट बेटा क्या होगा, तो जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड क्या होता है बेटा वोल्ट पर मीटर बेटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट देखें, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब इसकी स्पीड कम होती है, तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि वीडी की, जैसे बेटा अपन फॉर्मूला देखें वीडी हमें क्या मिला था ई अपॉन एम
इंटू बेटा टो। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कहा था ई टो बाई एम था, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं। तो देखो मोबिलिटी अपने को मिला ई ई टो अपॉन एम, और ये ई हो गया। तो यहाँ से अपन कहेंगे ई ई टो अपॉन एम अपॉन ई से ई बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं ई टो अपॉन एम के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी मोबिलिटी है, ई टो अपॉन एम के इक्वल हो। टो बेटा क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, तो टो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करता है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम है उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एम किसे रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि हमने टर्म मोबिलिटी है वो डिफाइन। अगर हम मोबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो हम कह रहे कि इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। मतलब अपन कह रहे कि कॉलिजन फास्ट होगा, और कॉलिजन अगर फास्ट होता है तो हम कहेंगे मोबिलिटी विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और मोबिलिटी कम होगा तो उस केस में अपन कह रहे कि करंट है वो कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये अपनी मोबिलिटी के टर्म्स में बेटा इसको डिफाइन किया। क्लियर यहाँ तक? यस। चलो अभी एक और टर्म अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को अपन जे से डिनोट करेंगे। सर अबाउ ये जो आपने तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया of the conductor is called current density, is called current density. The electric current per unit area of the conductor is called current density. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक एरिया एलिमेंट बेटा लिया डी ए, उसमें करंट अगर डी आई, सॉरी हमें करंट डेंसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या कहेंगे बेटा जे अपॉन करंट आई है, और इस डी ए का करंट की डायरेक्शन बेटा कंपोनेंट, और हमने कहा था थीटा वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो डी ए कॉस थीटा, तो मैं जे को लिख सकता हूँ आई अपॉन डी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। करंट है वो क्या मिला अपने को, आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, ये स्मॉल डेंसिटी हो गया डी जे। अगर बेटा हमें यहाँ पर टोटल करंट डेंसिटी फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं बेटा आई अपॉन ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बेटा, ये इसकी एसआई यूनिट है। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट बेटा स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, स्केलर। तो अपन कहेंगे कि करंट डेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर है बट करंट डेंसिटी वेक्टर है, और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे करंट डेंसिटी is the vector quantity,
The current density is the vector quantity and its direction is along the direction of the electric field. Current density is the vector quantity and its direction is along the direction of electric field. इसलिए अपन उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे हैं इसको नोट हो, मतलब अगर हमें करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर गिवन है तो हम टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू जे डॉट ए। अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो हम उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए वैक्टर। ये अपन कह रहे कि टोटल करंट का फॉर्मूला है अगर हमें करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर गिवन है। क्लियर? द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज J vector equals to 2 into 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर J कैप के इक्वल। ये इसकी डायरेक्शन दिया हुआ है एंड देन फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a cross sectional area A vector equals to 2 I cap plus 3 J cap meter square. Then find the rate of flow of charge through a cross section area. एरिया वेक्टर दिया हुआ है, करंट डेंसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड करना, दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक करंट उसका फॉर्मूला है जे डॉट ए वेक्टर। फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि जे और ए दोनों गिवन है और कांस्टेंट है, तो जे डॉट ए वेक्टर अपने को लिखना है। अभी जे डॉट ए देखो, अगर एक वेक्टर ए है, ए बेटा अपने पास दिया हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। ये कौन सा फॉर्मेट है? तो इसको अपन कहेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर की आई कैप जे कैप के कैप अगर दिया हुआ है तो हम उसको कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म कहेंगे। और हमें बेटा यहाँ पर ए डॉट बी फाइंड करना। बोलो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? हमने वेक्टर्स में देखा था AB cos थीटा। ए बी कॉस थीटा तब यूज करेंगे जब एंगल और मैग्नीट्यूड दिया है, तब हम ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ वेक्टर, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मेट अपन यूज करते हैं। याद आया कुछ? सो कौन सा ये फॉर्मूला है? ये जब अपन कह आप रहे नाम वेक्टर बोला था। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ होता है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का एक फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, वो तब यूज करेंगे जब हमें मैग्नीट्यूड और एंगल दिया है। यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ नहीं है, हमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सर अभी लेकिन इसमें हाँ सर, इसमें जो जे है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे नहीं दिया है, BX आई कैप ऐसे। जे दिया हुआ ना, जे जे कैप दिया हुआ बेटा,
जे का केवल y कंपोनेंट दिया हुआ है, x कंपोनेंट और ओके z कंपोनेंट क्या 0 है। ओके फाइंड करो, उसका वैल्यू क्या होगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो जे कैप का मल्टीपल बाकी सब जीरो हो गया। तो जे कैप अपन कह रहे कि करंट डेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁴ है, और ये बेटा इसका जे कैप कंपोनेंट 3 है इंटू 10⁻⁻⁴। आई कैप तो दिया हुआ नहीं है तो जीरो हो गया बाकी सब टर्म। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 6 एम्पियर। 10⁻⁻⁴ कैंसिल आउट, 6 एम्पियर इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें करंट डेंसिटी वेरिएबल गिवन है। तो वेरिएबल करंट डेंसिटी है तो हम किस टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे वो अपन देखेंगे। तो करंट डेंसिटी in a conducting wire is given by J equals to J naught 1 minus small r upon capital R, R less than equals to R है, and J equals to 0, R greater than R है, where J naught पॉजिटिव कांस्टेंट है, and R रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, और स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन है या सेंट्रल एक्सिस। Then find the total current flowing through the conductor। कंडक्टर से टोटल सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन कह रहे हैं कि हम इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट लिया था। सेंटर से अपन कह रहे कि r रेडियस और dr थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट लिया। इसकी रेडियस r है और उसकी थिकनेस अपन कह रहे कि dr के इक्वल है, और इसमें से बेटा अपन कह रहे कितना करंट फ्लो होगा, वो करंट पहले अपन फाइंड करेंगे और फिर उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अपन कह रहे कि अगर जो स्मॉल एलिमेंट है रिंग, उसमें से करंट फाइंड करना, तो हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि करंट और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो करंट डेंसिटी और एरिया सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने सिंपल J इंटू डी ए लिखा। J की वैल्यू क्या है, तो J अपनी को क्वेश्चन में गिवन है, J नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, करंट डेंसिटी हो गया। एरिया बेटा अपनी को फाइंड करना, तो इस रिंग का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इस रिंग को बेटा कट करके अगर हम सीधा करेंगे तो इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की बेटा लेंथ अपने को चाहिए। बोलो लेंथ कितना होगा, उसकी सर्कमफेरेंस के और इक्वल। आर नहीं बेटा, लेंथ उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, आर स्मॉल आर उसकी रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। उसकी वेट कितना है, तो वेट हमें क्वेश्चन हमने अज्यूम किया dr, तो ये इसकी वेट हो गया। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है उसका एरिया होगा लेंथ इंटू वेट, मतलब 2πr dr। ये इसका एरिया, यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे 2πr dr। ये अपने को स्मॉल करंट di मिला जो इस रिंग एलिमेंट के थ्रू पास हो रही है। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें, तो टू कैपिटल आर।
बस अभी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, 2π/J0 बाहर आ गया। फिर हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आर डी आर 0 to R -1/R कांस्टेंट बाहर, R²dr लिमिट 0 to R। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 2π/J0 स्मॉल r का R²/2 लिमिट 0 to R -1/R R³/3 लिमिट 0 to R। और इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे 2π/J0 ये हमें मिला R²/2 -R²/3, एक R से R कैंसिल आउट मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा π/J0 R²/3 के इक्वल। नीचे 6 आया और 6 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपन कह रहे कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होगा। दैट इज द आंसर।